प्रेरणा, गुड इवनिंग सर। गुड यस सर। इवनिंग। क्या हाल है तुम्हारा? बेकार है सर सर। सॉलिड कितने दिन में स्टार्ट करोगे? अभी कर दो, कर दूं मैं, उसमें क्या है? सर नहीं, क्योंकि एग्जाम होगा ना उसका। कोई बात नहीं। सर हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन देख लिया, आज रात को सॉल्व करके मिल जाएगा, डोंट वरी। सर सॉल्व नहीं, मतलब मुझे उसमें डाउट वैसे है, सॉल्व तो मैं कर लूंगी। अच्छा अच्छा, मतलब अभी पूछो या फिर कॉल कर लूं रात को, मतलब क्लास के बाद? 1 मिनट पहले मैं ये भेज दूं, तुम अभी पूछ सकती हो, टाइम मत ज्यादा। एक काम करते हैं, पहले सर आज ग्रेविटेशन क्वेश्चन करा दीजिए सर। करा देंगे, डोंट वरी, बी हैप्पी। पहले ग्रेविटेशन वाला जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो तो कर दूं, उसको छोड़े के क्वेश्चन करा यस दूं। सर। सर ग्रेविटेशन में ना लास्ट में थोड़ा मिस हो गया था, तो उसमें डाउट है, मैं पूछ लूं अभी? हाँ पूछ लेना। 1 मिनट, अभी बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। सर मानस में थर्ड लॉ फिर से केपलर्स बता लॉ। दो। हाँ सर बता। केपलर के लॉ बता रहे थे आप। हाँ हाँ, बाकी लोग कहाँ गायब हैं अभी तक यार? ये तो 2-4 मिनट दे दिए, अभी तक तो आराम से देवाशीष बीकाराम केसरी मिले तो हमेशा ही गायब रहता है। चलो अटेंडेंस बाद में लूंगा। हाँ श्रेया बताओ। कल एक बैच में थर्ड लॉ समझ में आया। कल एक बैच में पढ़ाते पढ़ाते बड़ा फिलोसफिकल हो गया था, समझे? तो एक गाना याद आ गया मुझे, बच्चों को सुना दिया। सुना भाई। चलो, तो थर्ड लॉ आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ थर्ड लॉ है क्या। सर सेकंड लॉ आपने पूरा करा था कल? तो तुमको क्या लगता है सेकंड लॉ पास है हुआ है? नेम प्लेस के अलावा और कुछ नहीं था? ना ना, तुम अगर पढ़े हो तो बता दो। नहीं सर, मैं तो पूछा था। KPLERS है ना, केपलर्स। बताओ भाई। देखो मैं तुम लोगों को पहले एक चीज बताता हूँ, इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा। मेरे पास, मैं एक साइट से जुड़ा हुआ हूँ, साइंटिस्टों की साइट है, तो कुछ कुछ आता रहता है। तो मेरा वेबसाइट ये खुला हुआ है, देखिए। उसमें रिचर्ड फाइमन, यू नो अबाउट द रिचर्ड फाइमन? यस प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. केपलर्स लॉ, प्लेनेटरी की स्पेलिंग सही है ना? तो जो बात मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी कभी इन चीजों को पढ़ा होऊंगा तब मेरे जहन में होगा। आज संयोग से एक मेल मुझे मिला, आज ही कल में मुझे मिला था। मैं उसे बड़ा ध्यान से पढ़ रहा था। एंड द मेल इज द learn anything faster by using the Feynman technique. Learn anything by using the Feynman technique. ठीक है। रिचर्ड फाइमन को एक ग्रेट एक्सप्लेनर बोला जाता था, किसी भी चीज को बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करते थे। थोड़ी सी 2 लाइन में उनकी पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे ज्यादा अच्छी इंग्लिश आप लोगों की है, ठीक है? तो बहुत बड़ा है ये, उतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा। सरल डिजास्टर पार्ट, रोजर कमीशन वगैरह ये सब जो है ना, बहुत कुछ लिख रखा था। तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा जो इवेंट था। फाइमन साहब क्या बिलीव करते थे वो लिखा हुआ। फाइमन ऑलवेज बिलीव दैट इफ वन कैनॉट एक्सप्लेन समथिंग इन सिंपल टर्म्स, वन डज नॉट अंडरस्टैंड इट। अगर कोई किसी चीज को बहुत आसान भाषा में नहीं समझा सकता है, इसके मतलब उसे खुद वो नहीं आ रहा। A similar quotation is attributed to the Albert Einstein as well. Whether or not it originally comes from the Feynman, the idea is elegantly true and is in fact the basis of the Feynman technique of learning the things. Feynman is often attributed as the great explainer
for his ability to explain complicated concepts in science, particularly in physics, in extremely simple and understandable manner, in a way that in a people from the non-scientific background could understand. He opened a fresh notebook, उसका फोटो भी दे रखा है उनकी जो नोटबुक थी, है ना, fresh notebook. On the title page he wrote notebook of the things I don't know about. लिख रखा था ऐसे चीजों का नोटबुक है जिसके विषय में मैं नहीं जानता. For the first but not the last time he recognized his knowledge, he worked for a week at disassemble each branch of the physics, oiling the parts and putting them back together, looking all the while for a raw edge and inconsistencies. He tried to find the essential kernels of each subject. ठीक है. अब फाइनमैन साहब जो बिलीव करते थे उसका पहला स्टेप ये है फाइनमैन टेक्निक का, जो कि आप लोगों को चाहिए कि आत्मसात करना चाहिए. दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल टू pretty much any discipline or any subject and concept, despite the fact that it says the Feynman technique, it is not just limited to the math or physics and can be applied a wide range of the fields. The first step to use this technique is to choose a topic, and start studying. कोई topic choose करिए, पढ़ना शुरू करिए, studying it. Now studying does not mean the memorizing the facts that you all are doing. जो मैं लगातार कहता हूँ मैथमेटिक्स आ गया, अरे कहाँ आ गई, आपने मेमोरी आपने बिठा लिया है. In fact, Feynman himself always, सुनो, now studying doesn't mean that just to memorizing the facts. In fact, the Feynman himself was always against the culture of memorization. हमेशा इसके अपोजिट थे. And he always believed that one should learn and understand the principles rather than memorizing the fact or formulas. Another good method, जैसे आपके साथ एक बच्चा है, कौन सिंह था, जो याद ही करता है. Another good method of studying something is to write. Writing something on a piece of paper stimulates the hippocampus of your brain, the part which primarily responsible for the memory and the learning. आप पहले कोई चीज उठाए, उसको पढ़िए और सोचिए, समझना शुरू करिए, ना कि मेमोरी में लाइए. इसमें जो दूसरा स्टेप है इनका, वो आप लोगों के लिए नहीं है. इफ यू वांट टू मास्टर समथिंग, टीच इट. टीचिंग इज द पावरफुल टूल फॉर लर्निंग. टीचिंग वो कर सकता है जिसको कुछ नॉलेज. ये नहीं कि अब आप लिख दिया उठा के लगे किसी को पढ़ाना है. हाँ, अपने घर में कोई छोटा भाई कोई चीज पूछता है, उसे इंटरेस्ट के साथ बताइए, उसमें आप भी सीखेंगे. ठीक है बेटा. तो पहला स्टेप पर आप लोग विशेष ध्यान दो. इट्स अ वेरी बेस्ट टेक्निक टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. व्हाट आई बिलीव, व्हाट एनीवन बिलीव, रादर देन मेमोराइजिंग. ठीक है, नंबर कम आ जाए कोई बात नहीं. ये 10th क्लास में इनको कोई कोर्स ही ऑफर नहीं किया गया था. वो पूरा पढ़ता में तो बहुत टाइम में निकल जाए. कई पेज का है ये देखो, इनकी खुद की डायरी है, अगर तुमको दिखे तो मैं दिखा दूं. ये लिखते थे ऐसे, देखो दिख रहा है. हाँ सर, दिख रही है ना. ये खुद की इनकी राइटिंग है. और एक बार सर फिर दिखा देना. और ये देखो, ये जब कैलकुलस खुद से डिजाइन किए थे, खुद अपने हाथ से लिखे थे, इनकी कॉपी है ये. ओके सर, देख लिया. ठीक है. इज ए ग्रेट एक्सप्लेनर, नोबेल प्राइज विनर थे भाई. देखा, इनकी खुद की राइटिंग देखो. ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हुए. एक रोजर कमीशन था, है ना, जिसमें क्या हुआ कि अब छोड़ो, बहुत लंबी कहानी उसकी है. इसमें उसका भी दिया गया है कि वो कुछ आपका कोई डिजास्टर हुआ था शटल का. 1986 में चैलेंजर शटल कुछ ब्लास्ट कर गया था, क्या हुआ था, तो उस पर जांच कमेटी बैठी. तो वहां का जो रोजर कमीशन
जो था एक जैसे होता है ना, हर कमीशन का एक मेन पर्सन होता है, तो उसने कहा लाखों नट बोल्ट है, कोई टूट गया होगा या कुछ ढीला रह गया होगा, तो फायरमैन डांट दिए थे, कहे कि भाई ऐसा है कि तुम्हारा 1 लाख नट बोल्ट, क्वांटम मैकेनिक्स करोड़ों करोड़ों मालिक्यूल्स के विषय में स्टडी करता है, तब भी उसकी एक्यूरेसी डेसिमल के 7 प्लेस तक करेक्ट होती है, तो आप 1 लाख की बात कर रहे हो। तुरंत एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किए, ब्रिटलनेस की बात की थी कि टूटा कैसे होगा, किसी टेम्परेचर पे एक मटेरियल कोई था और सामने उसको गर्म करके पानी में डाल दी, ब्रेक कर गया। तो देखो यही वजह है, इज ए वेरी ग्रेट एक्सप्लेनर। ठीक है, तो वो क्यों कर पाए? क्योंकि थिंकिंग में उनके था ये बात। तो बेटा, अगर जीवन में पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना, कि आपको याद करना तो ठीक है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, करिए, जो 9th-10th क्लास तक करते रहे आप, लेकिन अब समझने की आदत डालिए, क्योंकि एक बार जब आपको आदत आ जाएगी ना, तो यूं समझ लो कि आपसे कुछ ही भूलेगे नहीं। बाकी मैं कह ही सकता हूं, करना तो आप लोगों ने है, ऐसा नहीं कि आप लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है, या आप किसी बैच से आपका बैच खराब है, ये मैं कभी ना कहता हूं ना मानता हूं। ठीक है, गुस्से में भले डांट दो तुम लोग को चलेगा, कोई बच्चा कभी पढ़ाई में खराब या बेकार नहीं हो सकता, ये मेरी फिलॉसफी, मैं मानता हूं। अगर वो ध्यान न दे तो ही ऐसी सिचुएशन आएगी। आइए, मैं केपलर्स का थर्ड लॉ एक बार फिर से बता दे रहा हूं। थर्ड लॉ जो था वो लॉ पीरियड्स के लिए था। लॉ पीरियड्स क्या है कि भाई सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो सेमी मेजर एक्सिस है ना, उसके क्यूब स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये आपको अभी फिलहाल इस फॉर्म में मैं लिखूंगा। द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, square of time period of rotation is proportional to the cube of semi major axis. Semi major axis, देखिए वो क्या है कि मान लीजिए हमने ये एलिप्स एक ले लिया, यहाँ पे ये वाई एक्सिस समझिए, एक्स एक्सिस समझिए, समझिए कि रबर का कोई चीज उसको ऊपर से प्रेस कर दिए, सर्किल का है, प्रेस कर दिए तो एलिप्स बन जाएगा। और भाई श्रेया, यहाँ इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, यस सर, एक को बोलेंगे ना। हाँ, मेजर एक्सिस। एक बार फिर से मैं सारी चीज यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि सब लोगों को ये बात समझ में आ जाए। यहाँ पर सन है और किसी एक फोकस पर होता है, और सन का कोऑर्डिनेट हम देते हैं, ये ओरिजिन की इधर साइड अगर ले जाए तो माइनस के साथ लिखेंगे -a,0, लेट इट बी, दिस इज द एक्स एक्सिस। और बेटा ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। सेमी इसलिए लिखते हैं कि आधा ले रहे हैं हम, ठीक है ना। यस सर, बी। स्मॉल बी, ये स्मॉल है, दिस इज सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं अपहीलियन।
सर आपने वो जो रेड पॉइंट बनाया वो फोकस पे है, हाँ फोकस है, वो सन है बेसिकली। तो उसका कोऑर्डिनेट -a,0 नहीं होगा? -AE, E इसेंट्रिसिटी होता है। अब मैं यार मैथ पढ़ने लगूंगा तो काम खराब हो जाएगा। मैथ वाले सर से पूछिएगा इसेंट्रिसिटी क्या होता है, सर्किल की भी सर तो इसेंट्रिसिटी वो तो सर्कल में होता है ना? सब में होता है, पैराबोला में नहीं, जो -a,0 वो होता है पैराबोला में। अरे यार तुम सर से पूछना। सर मतलब e जो होता है वो c/a होता है, लेकिन फोकस पे तो -a,0 कोऑर्डिनेट आता है, मतलब नहीं, मैथ्स में तो यही पढ़ा। नहीं मैथ में इलिप्स में नहीं पढ़ी हुई, दिस इज सर अभी हमने इलिप्स नहीं पढ़ा, पैराबोला की बात कर रहे हैं। पैराबोला में। इलिप्स इज डिफरेंट थिंग देन पैराबोला। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। पेरिहीलियन। अब देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम r1 r2 मान सकते हैं नॉर्मली, ये r1 हो गया और ये यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम r2 ले सकते हैं। r1 r2 की वैल्यू भी हम निकाले थे पहले, तो ये तो लिख दे हम, ये जो लॉ था t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, और यहाँ से t स्क्वायर इज इक्वल टू k a क्यूब। ये था k प्लस का थर्ड लॉ। इसमें क्या दिक्कत आ गई थी आप? ये तो बहुत ही सिंपल था। सर ये नहीं समझ आ रहा था, पेरिहीलियन और ये पॉइंट है या फिर डिस्टेंस है? ये पॉइंट है, पॉइंट ही है, सन से डिस्टेंस, इसको सन से क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। समझी बात को? और सर एरियल स्पीड क्या है? da/dt, एरिया, कितना एरिया ट्रेस आउट किया। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी हमने निकलवा दिया था आप लोगों को। अब अगर मान लीजिए r1 प्लस r2 लिखे या r1 प्लस r2 लिखें, तो इसकी वैल्यू 2a लिख सकते हैं हम। एक तो ये जान लीजिए आप। दूसरा यूं समझिए कि r1 प्लस AE की वैल्यू, ये लेंथ भी तो a ही होगा, तो r1 की वैल्यू यहां से एक कॉमन ले लिए 1 माइनस ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको लिखना हो, r2 की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या करेंगे, a प्लस ए कर देंगे, r2 हो जाएगा। यहां से आता तक लेंथ a, यहां से आता तक AE, तो ये हमने कॉमन ले लिया जी। तो ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आप आगे हम यूज करेंगे आज। ठीक है, अच्छा देखिए अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन भी है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसी प्लेनेट की वेलोसिटी f हीलियन पर v2 है और या v1 है और पेरीहीलियन पर v2 है, तो इन वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने बताया था कल कि केपलर का जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन, सॉरी वो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। तो चलो हम डेरिवेशन को कर डालते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपका ऑर्बिटल स्पीड, ये सारी चीजें। ठीक है, हेलो, ये लगभग अब Yes, खत्म sir. हो जाएगा, है ना? और हम ये कहेंगे कि आप लोग कम से कम एक सीधी और आप बनाइए, उसमें कुछ नहीं तो कम से कम एग्जाम्पल भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी आपके लिए पहले सीखना। मान लो कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन से उठा ले, होता क्या है कि कभी आपको क्वेश्चन किए नहीं आया तो मन उचट सा जाता है, यार सॉल्व नहीं हो रहा। तो हमको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जैसे मान लो कि आपका SCB ले लिए, तो SC वर्मा में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो भी बड़े स्तरीय एग्जाम्पल ही नहीं कि हल्के फुल्के हैं, तो उनको पहले समझिए, है ना? अपने आप ही देखेंगे धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो मैं सर हाँ बोलिए। मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने r1 प्लस AE इज इक्वल टू a कैसे लिख दिया? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। बोलो। यस सर। तो अगर हम AE प्लस R1 लिखें तो ये लेंथ अगर a है, टोटल 2a है, यानी ये लेंथ भी a ही है ना, या नहीं है? यस सर है। हाँ, तो हाँ, अगर a हमको लिखना है, इसको a लिखना है,
तो R1 और प्लस यहाँ से तक डिस्टेंस E इज इक्वल टू ये हो गया। यस सर। तो और हम क्या किए, कहानी पढ़े क्या? अच्छा नहीं हम्म। सर, इसका मॉड्यूलस लेंगे ना डिस्टेंस का, तो अरे भाई हाँ, माइनस ई लिखा है तो इसलिए। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। हाँ सर, डाउट वही था मेरा। हाँ, डॉट तुम्हारा वो नहीं था, डॉट जो अभी पूछे वो था। तुम सर वो तो बेवकूफ मेरे को पता है सर, ए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस से को डिस्टेंस नहीं कितना पता होगा। है, कैसे मालूम है? नहीं मालूम है। चलो अब मान लो कि यहाँ पर फिलिन के पास प्लेनेट की वेलोसिटी कुछ है, कुछ ही मान लीजिए, इट इज योर चॉइस, क्या मान लेते हैं? दिस इज ए प्लेनेट, when the planet is at the aphelion, its velocity is let it be v1, है ना? और ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है सब। when the planet is at the perihelion, its velocity is let it be v2. so this is v1, this is v2. अब एक बात ये देखिए कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे सन और प्लेनेट के बीच में, ये सन से पास कर रहा होगा। सन से अगर हम एक्सिस मान लें, ये फोर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, कर सकते हैं ना? ठीक है। यस सर। द ग्रेविटी मैं Yes. यहाँ लिख देता हूँ। चलो पहले लेट v1 and v2 be the velocities at aphelion and perihelion. Helion, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स between the planet and the sun passes through the sun hence torque due to the force about an axis from sun is 0, and we can conserve सर the angular momentum. Yes please. ड्यू टू द के बाद क्या होगा? अबाउट मतलब उससे पहले कुछ नहीं होगा क्या चीज? The यहाँ पे साइन? रुको, एक मिनट पढ़ने दो। The gravitational force between the planet and the sun passes through the sun, and hence the torque due to the torque due to the फोर्स एक मिनट, torque due to about नहीं, torque due to an axis, torque due to an axis. सर इससे पहले सर आप बोले थे टॉर्क ड्यू टू द फोर्स अबाउट एन एक्सिस। अच्छा भूल गया हूँ मैं। यस torque सर। due to the force about अबाउट एन an axis from the sun is 0. Now it is correct. Let me conserve the angular momentum. ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम प्रियांशु बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू बेटा। एंगुलर मोमेंटम अगर हम ऑलवेज वेलकम सर। हाँ, तो मास ऑफ द प्लैनेट मान लीजिए m है, और मास ऑफ द सन आप ms मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम हम अगर कंजर्व करते हैं, तो मास ऑफ द प्लैनेट, यहाँ की वेलोसिटी ये v2 लिख देते हैं यार, है ना?
यहाँ R2 है तो V2 लिख देते हैं, ऐसे V1 कर देते हैं। सर हाँ, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो गए। हाँ बोलो। सर कहते हैं आपने R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2A लिखा है पहली इक्वेशन, ये 2A कहाँ से आ गया? ए नहीं होना चाहिए ये। अगर का तुम खाओगे पिटाई अब। अरे नालायक, ये ए है और ये पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुआ कितना होगा? 2A होगा सर। तो सर आपने R1 प्लस R2 लिखा है ना। टाइम ना खराब करो यार, इन दोनों को जोड़ लो, अगर वो ना पता तो इन दोनों को जोड़ लो जरा, देखो क्या आ रहा है। लो सही तो था, R2 डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक? अरे तुम जो है ना, क्या आया भाई? R2 डिस्टेंस दिख नहीं रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन नहीं दिख रही तुम्हें? R1 की लाइन नहीं दिख रही है? सही रहा ना? देखिया, बोलवा नहीं करेगा वो। ये मान लीजिए एक इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। सर आपने जो ये पेरिलियन और एपिलियन पोजीशन पे जो प्लैनेट्स रखे हैं वो एक ही है, मतलब एक ही को कंसिडर कर। एक ही प्लेनेट है, कभी वहां था फिर घूमते घूमते वहां पहुंच गया, ठीक है। अब आगे हाँ बढ़े। सर। हाँ, तो बहुत ज्यादा हो सकता है, R1 की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। सरे राणा, खोपड़ी में घुसा तुम्हारे? हाँ सर घुस गया। बहुत दिनों से जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं मिली ना, इसलिए गड़बड़ हो गया मामला। सर उसी का वेट कर रहा हूँ, कब आऊंगा सेंटर। हाँ ठीक है, मैं वेट तो तुम्हारा पूरा ही कर देता हूँ मैं। सर वैसे इंस्टीट्यूट कब खुलेगा? हम तो केजरीवाल नहीं है जो बता दें। सर अभी कैसे तो नहीं बता? खुलेगा। ये 15 जनवरी तक मेरे ख्याल से लोग कह रहे हैं कि बंद है, स्कूल और कॉलेज सब। अब पता नहीं सच क्या, आई डोंट नो। सर पर वो तो न्यूज में आया था कि एग्जाम लेने के लिए उन्होंने अलाउड कर दिया और 20 दिसंबर से 5th क्लास के बच्चों को भी बुलाएंगे। अब जब तेरे को पता तो सर से भी पूछ रहा है फिर। हाँ मैं इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ रहा हूँ ना, एग्जाम के लिए वो उन्होंने बोला था, इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं पता ना। अरे मुझे पढ़ाने दो भाई, कुछ के लिए बुलाओ, जब खुलेगा तो बुला लिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी पढ़ाने दो यार, तुम ही लोग का एग्जाम। पता चला नहीं आज तक पोल्यूशन का। हाँ, कितना पोल्यूशन है? दिल्ली तो सर वैसे की वैसी है सर, पोल्यूशन के बिना भी पोल्यूशन के साथ भी। सर केसेस भी बढ़ रहे हैं तो अभी नहीं खोलेंगे। अब हम कह रहे यार, एक पढ़ाने दो भाई, छोड़ दो। अभी मैं इस विषय पे कोई डिबेट नहीं करना चाहता, प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस व्हिच आई हैव नो, आई एम नॉट एबल टू आंसर, है ना। इट इज नॉट इन माय ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, कि हम बोल दें कि हाँ कल से खुलेगा, आ जाओ भाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब देखो, हम एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं। देखो, मैं चाहता तो बहुत तेज पढ़ा सकता हूँ, एक ही दिन में ग्रेविटेशन में PM02 में खत्म, एक नहीं 2 दिन में खत्म कर दिया, क्योंकि समय की डिमांड थी। ठीक है, लेकिन आप लोगों के साथ में इंजस्टिस नहीं करना चाहता, थोड़ा धीरे चले, कोई बात नहीं, समझ लो। श्रेय राणा परेशान था स्कूल के एग्जाम के लिए, कितना आया भाई? ठीक है। अरे सर क्या ही होता है स्कूल के एग्जाम में, बेकार से क्वेश्चन तो आते हैं। अरे यार क्या बोल रहा था मैं, क्या लिख दिया? वी कैन आल्सो यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अपने ऊपर भरोसा करना पहले शुरू करो, ठीक है। चलो, तो ये देखो, अब हम क्या करेंगे कि सन को रेफरेंस पॉइंट मान के यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों लिखेंगे। तो आप हीलियम पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -G मास ऑफ द सन
मास ऑफ द प्लैनेट, और यहां से डिस्टेंस कितना R2 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी हम ये ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल लिख रहे हैं बेटा। काइनेटिक एनर्जी हाफ कितना मास ऑफ द प्लैनेट, और वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी, v2 थी, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका रेडियस कितना होगा या डिस्टेंस R1, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द प्लैनेट v1 का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। R1 R2 को वैल्यू डाल दीजिए अब, है ना। पहला बात तो मास ऑफ द प्लैनेट हर जगह से कट गया। R2 वैल्यू से रहना कितनी आई थी, A1 प्लस E, ठीक है, A2 स्क्वायर बाई 2 माइनस जी मास ऑफ द सन R1 वैल्यू 1 माइनस E, ठीक है, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2, राइट। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। तो अब हम एक काम करें, हाँ हाँ यार पिलाते रहो, आज पता नहीं क्या हो गया कि नींद बहुत आ रहा था, अभी ठीक है। प्रेरणा एक क्वेश्चन पूछ दिया, नींद गायब हो गया। तो इसको ऐसे ही रहने दें। ऐसा लिख सकते हैं बेटा यस सर। ना। अब एक काम करते हैं हम, कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से स्क्वायर कर दें, अगर इसको हम, कि किसी एक वेलोसिटी को हम उठा के रख दें, है ना। मान लो V1 को हमने एलिमिनेट कर दिया, इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन सेकंड में। V1 स्क्वायर क्या जाएगा, हेलो, ठीक है। अब एक काम करें, इसको इधर भेज यस दें इस सर। मामला में। ये होगा, यस सर। ये कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा, बोलो हाँ या ना। कीजिए, क्यों नहीं जा रहा भाई, हाँ।
ये कट गया। यार मैं कुछ गलत कर दिया हूँ क्या? इसको ओपन करो तो 1 + e² है ना प्लस 2e। तो कॉमन वाले पार्ट में 1/1 माइनस ई नहीं आएगा? रुक भाई, ठीक तो है। कौन से कॉमन वाले पार्ट में? जहाँ पे आपने 1 माइनस ई स्क्वायर कॉमन लिया है उसके बाद कहाँ लिया 1 - e² कॉमन? फोर्थ स्टेप में नीचे से फोर्थ। सर वाला? मल्टीप्लाई कैसे होगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई होना होगा क्या चीज मल्टीप्लाई कैसे हो? अरे तुम घोगा है सर, जो बता। आपने लिख रखा है ना यहाँ पे इस अरे ब्रैकेट ठीक बी है वो। स्क्वायर वाले ब्रैकेट को बंद हाँ, करने के क्या- बाद 2 ही अरे आएगा। तू थोड़ा शांति रहा कर भाई। ठीक लिखा हूं मैं, अभी बताता हूँ कैसे। क्या तुम कह रही श्रेया? क्या तुम कह रही बेटा? सर एक सेकेंड में कॉमन वाले पार्ट में मुझे लगा कि वो गलत है। इसकी बात कर रही हो तुम? हाँ मतलब वो 1/1 माइनस ई नहीं आएगा नीचे वाला। देखो भाई, हमने कॉमन ले लिया है 2gms। कौन बंद कर दिया ऐसी अपाने? और एलसीएम में हमारा 1 + e 1 - e दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। सर चलो उसके एलएचएस पार्ट में देखें हाँ। सर v² है। हाँ वहीं पे गलत। यहाँ गलती हो गई है। देयर इज सम मिस्टेक। यस सर। हाँ सर मैं भी तो वही बोल रहा था। तुम गलत बोला था, दूसरा तरफ का बोले आपने था। सॉल्व किया ना 2e + e स्क्वायर, ये नहीं आएगा, वहां पे 2e आएगा, ये गलत कर रखा आपने। अच्छा ठीक है। अभी स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगी ना। अच्छा देख लेते हैं भाई, तुम इंटेलिजेंट बच्चे हो, कोई बात नहीं। तो हम इसमें 2gms अपान, चलो ये ही कॉमन लेते हैं और आपका हो जाएगा यहाँ पे इस वाले को लिख सकते हैं 1 + e - 1 - e। क्यों सर यही होगा? बोलो। यस सर। मैं यहाँ गलती किया था। जैसे पिछले बार हम -1 लिख देते पिछले बार से। हाँ वही ध्यान नहीं दिए थे हम। बाकी इधर वाला ठीक था। सर आपने उल्टा लिखा है सर, यहाँ पे 1 - e - 1 + e आना चाहिए। यस सर वो पहले आएगा 1 माइनस ई। कौन सा बेटा? सर ऊपर वाले जैसे सेट में लास्ट में आपने लिखा था आपने भी। अरे भाई, हमने इस वाले टर्म को पहले लिख दिया 1 + e। सर एलसीएम लेंगे फिर तो यही होगा ना। सर फाइनल रिजल्ट ये आएगा 4egm। अरे रुको फाइनल रिजल्ट बात सुनो, रुक जाओ। फाइनल रिजल्ट इसमें गलती क्या है भैया? जरा इन लोग से मिलने दो। सर 2gms आपने जो लिखा है ना लास्ट स्टेप में +e। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तुम पहले ये बताओ, इस पर स्टेप को बताओ। 2gms अपान a हमने कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम में हमने 1 + e 1 - e कॉमन ले लिया, चलेगा? यस सर। अब ये 1 + e से इधर मल्टीप्लाई कर दे प्लस साइन के साथ, और 2gms तो बाहर ले चुके हैं। 1 - e से ये माइनस यहाँ ला के यहाँ मल्टीप्लाई कर दे। क्या दिक्कत इसमें है? क्या दिक्कत इसमें है? यही चीज तुम कह रहे हो, पहले लिख के ये लिख दीजिए। ये ठीक है सर, सही है बिल्कुल। क्या श्रेया, क्या आंख बंद करके तुम लोग देखते हो भाई? ठीक है। सर मैंने वो पहले एलसीएम ले लिया था इसीलिए। अब क्या ली थी छोड़ो, यहाँ मुझसे गलती हुआ तो ये मैं मानता हूँ।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2e ये होगा, ठीक है, अपान 1 माइनस ई। ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो गया है, मतलब होता भी है बड़ा ये। तो 4 आ जाएगा आपका, और यहाँ से भी 2, और ये आपका 2 इंटू 2 4, तो 4e यहाँ से भी लिख देंगे हम, वो कट जाना है। तो 4 ही नहीं आएगा बेटा, समझे। तो V2 स्क्वायर की वैल्यू हो गई जी एम एस इंटू 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई। तो V2 की वैल्यू आपका ये आ गया। ये IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको थ्योरी के फॉर्म में हमारे पैकेज में दे रखा है। ये V2 हुआ, ठीक है। तो जब V2 निकल गया तो आप इस वाले रिलेशन में रख के V1 भी निकाल सकते हैं। इस वाले फर्स्ट वाले रिलेशन में तो रख देते हैं हम, बल्कि स्क्वायर वाले में रख देंगे इस वाले में। तो देखिए, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सी आया था यहाँ पर, देखो 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर था। देखो यहाँ पर V2 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर की ये वाली वैल्यू उठाकर रख दे हम, ये वाली वैल्यू, ये तो यहाँ हो जाएगा जी एम एस 1 माइनस ई अपान 1 प्लस ई। ये हो जाएगा आपका जी एम एस 1 प्लस ई अपान 1 माइनस। ये दो रिजल्ट ये वेलोसिटी के आ गए, जो आपको याद रखना भी मुश्किल नहीं है। अब हीलियम के पास जो है 1 माइनस ई ऊपर आएगा, वेलोसिटी कम रहेगी क्योंकि सन से डिस्टेंस ज्यादा है। अब पेरी हीलियम के पास वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो ऊपर में 1 प्लस ई, नीचे में 1 माइनस ई। जी एम एस अपान ए छूटा हुआ है, ए भी लिखना है, यस सर। ठीक है ना वैष्णवी। यस सर, मैं भी वही बोल रही थी। हाँ मैं A समझ का गया था, ठीक है। तो आगे बढ़े। बस 1 मिनट, नीचे का लिखना है। सर 1 मिनट रुक जाओ। अरे यार कौन बंद कर दिया ये। यस तो क्या हो गया। हाँ? पकड़े गए थे। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। नहीं 2-3 बार नहीं हुआ, मैं आज पहली बार किया हूँ। आप तो हमेशा ही करते हैं। चलो भाई, ये समझ में आ गया। बंद मत करिए सर, सब कैसन हो रहा पता नहीं। इस तरह आ गया। तो श्रेय राणा कल तक तो भूल जाएगा ये। नहीं सर, रिविजन में तो नहीं भूलूंगा। हाँ, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया था? अब लो, ये आया था फाइनल रिजल्ट। V1 V2 वेलोसिटी निकाल लिए थे, ये था फाइनल रिजल्ट। चलो इसको घेर हाँ दे। ठीक है। नहीं वो मैं खुद कर रही थी ना कैलकुलेशन, इसलिए देखा नहीं था। V2 यहाँ साफ साफ लिख के ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल स्पीड का। शुरू करें।
किसका? सैटेलाइट का। सर कितने टॉपिक है इसके बाद? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। ऑर्बिटल स्पीड है, इसके बाद बेटा एनर्जी इन ऑर्बिट है, और इसके बाद बस एस्केप वेलोसिटी है, फिर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, काम खत्म है ना। We can assume a satellite is revolving around the earth ठीक है, around the earth near the surface of the earth, ठीक है, in a approximately circular orbit। आपके एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया गया है, हमने ज्यादा पढ़ा है, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। तो समझिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है ना। और अर्थ का मास और रेडियस हम आर ई और एम ई से लिखेंगे। और ऑर्बिट हमने लिया सर्कुलर, ठीक है, प्लैनेट जस्ट इसके ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ प्लैनेट है, मान लो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। तो इसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है हु विल प्रोवाइड, कौन प्रोवाइड करेगा भाई? तो सीधी सी बात है कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दिस इज द मास ऑफ द प्लैनेट, जैसे एम लिख सकते हो, प्लैनेट का मास एम लिख सकते हो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर। ये हाइट आप चाहे तो h मान सकते हैं, यानी स्मॉल आर की वैल्यू है रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। दिस h इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है, ऐसा मानेंगे। तो यही देगा इसको ऑर्बिटल स्पीड। तो जो ऑर्बिटल स्पीड आ गई GME अपॉन आर, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह बता रखे कि नहीं हम? सर बता दिया था। बता यस दिया सर, सर। बताया। हाँ, ठीक है, आर की जगह पर हमने आर ई प्लस एच लिख दिया। सर ये- अगर पास में होगा तो ज्यादा H- होगी ना स्पीड? हाँ, यहाँ तो सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ हर जगह सेम रहेगा। नहीं सर, अगर जैसे रेडियस कम हुआ, मतलब दूर आर कम है अर्थ से। ऑर्बिट चेंज करते जाएंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगा, है ना। इफ द सैटेलाइट is revolving just above the surface of the earth, then h is very very less than re। तो हम क्या करेंगे, h प्लस आर ई प्लस एच की वैल्यू आर ई लिख देंगे हम। तब जो ऑर्बिटल स्पीड होगा तो उस केस में हम ये भी जानते हैं कि जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी होता है। तो हम जी एम ई की वैल्यू जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ उठा के पुट कर दें
तो देखिए हमारी ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी अब अगर पूछा जाए टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इसी में, तो सर्कुलर ऑर्बिट अगर हमने माना है तो क्या करेंगे, टू पाई आर अपन वी ऑर्बिटल स्पीड कर देंगे। आर की जगह पारी प्लस एच लिख दीजिए। वी की वैल्यू GME अपन आर प्लस एच। इसको जरा और हम सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा RE प्लस एच टू दी पावर 3/2, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो पावर 1/2 इसमें ऐड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर एक डाउट है। अरे रुको, 2 डाउट बताऊंगा अभी, रुको पहले। ये बात समझ में आई कैलकुलेशन कैसे किया वैष्णवी तुम्हें? यस सर। पूछो श्रेया राणा, क्या डाउट है पूछो। सर डाउट ये था कि अभी तो आपने जो ऊपर कैलकुलेशन कराई थी टाइम पीरियड वाले केस के लिए, तो आपने उस बात को इलिप्स माना था उस केस में, लेकिन आपने यहाँ पे मान लिया यहाँ पे मैं सर्कुलर मान लिया अपने पाथ को, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 पाई आर कैसे लग गया? ये तो इलिप्टिकल पाथ होगा, तो आपकी रेडियस यूनिफॉर्म थोड़ी ना होगी फिर। तुमको मैं धोबला बजाऊंगा, तुम्हारा क्या बजाऊंगा? धोबला। पानी चल रहे। धोबला ये होता है कि जो वो कपड़ा साफ करने वाला एक लकड़ी होता है ना, पिटाई करके कपड़ा साफ कर, नालायक जितनी खोपड़ी में मैल जमी है सब बाहर करो। देख नालायक इधर क्या लिखा हूं, क्या लिखा हूं ये? अच्छा, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है सर, सॉरी। प्रियांशु से कुछ सीखो, वो बड़ा ध्यान से देखता है। अब पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ते गृहते आगे एक विद्यार्थी पंच लक्षणम। बको ध्यानम तुम्हारा गायब है बगुले की तरह से। तुमको ले चल के एक तालाब में छोड़ देना, कुछ दिनों तक एक टांग पकड़े रहो, देखते रहो मछली को, तब तुम्हारा ध्यान आना सीखोगे। चलो नालायक। सॉरी सर। सॉरी मुझे क्या, अपने आप फील करो। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, यही अगर इलीफ रहता तो ये हो जाता कि नहीं हो जाता बताओ? अरे फॉलो नहीं करेंगे सब यार। क्या सर? अरे इलिप्स ले लेते आर प्लस एच को ये मान सकते थे, तो टी इज टू 1 टू द पावर 3/2 आ रहा है, यानी टी स्क्वायर इज इक्वल टू a टू के a क्यूब, जो क्या प्लस ला तो सामने दिख रहा है, कंपेयर करके देखो, समझे? यस सर, समझ गए। अब अगर h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो फिर वो कंडीशन लगा दें कि h आर ई प्लस एच की वैल्यू लगभग आर ई के बराबर है, तो रख दीजिए यहां पर। h को 0 पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, और GME की वैल्यू GRE स्क्वायर रख दीजिए। तो ऊपर जाके ये आर स्क्वायर मतलब एक आर ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा ये श्रेराना? ये आर को ऊपर भेज देंगे अंडर रूट से बाहर निकाल के, और Yes, sir. -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा सर। तो टी की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी, ठीक है, ये भी एक रिजल्ट आ गया। ये टाइम पीरियड का मतलब ये जो आपने लिखा है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में अंडर रूट r अपॉन g, ठीक है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म होता है हर चीज के लिए,
मतलब आपने यूनिसेंट्रेशन में भी कराया था, पेंडुलम का टाइम पीरियड कुछ ऐसे दिखता है, t इज इक्वल टू 2 पाई हाँ अपॉन हाँ, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो तुम। ठीक है, मतलब जब भी टाइम Sir? पीरियड आ रहा है ये लगा दूं फिर। हाँ बोलो क्या कर रहे थे। आर एलिप्स के केस में आर ई प्लस एच को सेमी मेजर एक्सिस लिखेंगे। मान लेंगे, उसी जैसा दिख रहा है ना, केपलर लॉ सामने आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इलिप्स होता नहीं, मैं इसी में बता दिया। चलो, टोटल एनर्जी इन ऑफ ए सैटेलाइट इन ए प्लैनेट। इन एन ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में वो घूम रहा है एच हाइट पे, यानी अर्थ के सेंटर से आरी डिस्टेंस पे। तो होगा क्या कि टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। सर हाँ बोलिए। सर आर ई प्लस एच मतलब ए प्लस एच लिखेंगे ना, हाइट भी तो होगी कुछ उसकी। हाँ भाई, कुछ उसी जैसा आ जाएगा। हाइट को लगभग निग्लेजिबल मान लेंगे हम। अच्छा, इसलिए ए लिखा था। हाँ हाँ, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट is the sum of kinetic energy plus and potential energy। तो जो टोटल एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ओ स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन रेडियस आर। हाफ एम वी नॉट की वैल्यू अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका जी कैपिटल एम ई एम अपॉन 2r माइनस जी मास ऑफ द अर्थ आर। हाँ जी बोलिए, क्या दिक्कत है। सर कुछ नहीं। कब तुम्हारा एग्जाम है। सर मेरा एग्जाम 20 से स्टार्ट है। चलो तब तक मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तक पहुंच जाऊं, हो ही जाएगा अब। ठीक है, और पहुंच जाओगे खत्म भी कर दूं, बड़ा चैप्टर नहीं है वो। ठीक है, ओके ये आपका टोटल एनर्जी आएगा। तो टोटल एनर्जी देख रहे हैं नेगेटिव है। अब यहीं से बाइंडिंग एनर्जी भी हम देख सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट को छोड़ करके इन्फिनिटी में चला जाए, डज नॉट रिटर्न। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा समझ लीजिए कि ये जो टोटल एनर्जी था इसमें डेल्टा ई अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐड कर दे तो टोटल एनर्जी हो जाए, मतलब अब एनर्जी जीरो हो जाए। तो यही डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ दिस। ठीक है, और इसी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। इसका स्टेटमेंट कैसे देंगे, द एनर्जी प्रोवाइडेड टू ए सैटेलाइट, या किसी चीज को, प्लेनेट को, कुछ भी, सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट such that it leaves the orbit and go to the continuum infinity में चला जाए। तो ये ई हमारा था, माइनस इसका लगा दे, माइनस ऑफ जी एम ई एम अपॉन 2r। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी जी एम ई एम अपॉन 2r, यानी जितना आपका
टोटल एनर्जी होता है उसी की पॉजिटिव वैल्यू बैंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, ठीक है बालक। यस सर। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं। सर मेरे को समझ नहीं आया क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो? यस सर पढ़ा है। तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पढ़े हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़े हो, कुछ तो पढ़े हो इस तरह की चीज? सर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा अभी तक हमने। तब कोई बात नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कर रहे हैं, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के इन्फिनिटी में भेज देना, तो क्या करते हो? सर आयनाइजेशन एंथैल्पी वो तो पढ़ी है। अरे फॉर्मूला थोड़ा ना पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है सबने। अरे डेफिनेशन नहीं बताओ तुम, तो कौन बना? आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड सेंड इट टू इंफिनिटी। हाँ उसके 1 मोल से भी 1 मोल ऑफ वन गैस अ गैसियस एलिमेंट। अरे गैसियस कहां से आ गया होगा बसंत? सर जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखी है बेसिक लेवल पे तो वो बता रहा हूँ आपको। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ और तुम कौन सी बता रहे हो? मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ। मैं जरा झूठ नहीं बोल रहा, किसी से भी पूछ लो क्लास में। अरे क्लास में तुम जरा भेजिए तो फोटो खींच के, कहाँ गैसियस लिखा हुआ है? अरे भाई मानस बता दे यार सर को एक बार प्लीज। बताओ मैं मानस। सर हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, उसमें गैसियस था। हाँ तो कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में था? नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं था सर, वो अलग चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें सारे एलिमेंट के कंपैरिजन करने के लिए बताया था। हाँ तो वो एक अलग चीज है ना बेटा। भाई मानस एक बार सर को डेफिनेशन बताइए आयनाइजेशन पोटेंशियल की। यार तुम क्यों भिड़वा रहे हो सर? हाँ नहीं सर सही बताया उसने, वही होती है गैसियस एटम ही लिखा हुआ है सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जरा देखना तो बताऊंगा मैं। एनीवे, एटॉमिक स्ट्रक्चर सर उसमें नहीं था हमारे पास, हाँ नहीं वो रहा। अलग चैप्टर में था। हाँ अगर पढ़े हो कि नहीं पढ़े बताओ तुम। पढ़े हैं सर। पढ़े हो तो जाके एक बार खोजना। हाँ नहीं, मैं सर एक बार लास्ट पेज दिखा दो। उसमें उसी तरह की एनर्जी ये भी होता है बेटा। उसी तरह की एनर्जी ये होती है कि जब हम किसी ऑर्बिट से किसी सैटेलाइट को बाहर भेजना होता है तो उस ऑर्बिट में जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसको हम जीरो कर देते हैं, तो बाहर चला जाए। जीरो एनर्जी कहाँ की होती है? इन्फिनिटी की होती है। ठीक है ना? यानी एक्चुअली हम उसको वहां से निकाल के इनफाइनाइट में भेजते हैं, अब किसी और ऑर्बिट में नहीं जाएगा। समझे? यस सर समझ गया। सर इसको एक बार मतलब भेजने के बाद वापस ला नहीं सकते हैं? नहीं ला सकते, फिर उतनी एनर्जी हमको देना पड़ेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लाने को ला कर नहीं सकते हैं, नहीं फिजिकली नॉट पॉसिबल। चलें आगे पेज चलें, डिवाइड करते हैं टाइम। यस सर। एस्केप वेलोसिटी। क्या बात है, सारी व्यवस्था के साथ आते हैं ना। देखो भाई, तुम लोग का लेवल का एस्केप वेलोसिटी बता रही हूं मैं। ये है, क्या बताया थे आपको? दूठो एप्पल सफेद भर के रखी। हाँ ये है आपका रेडियस अर्थ का, ठीक है ना? मास एम ई, रेडियस आर ई, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है। इसको वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया अर्थ सरफेस से, और इतनी वेलोसिटी दे दे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में फिर वापस ना आए। द वेलोसिटी या स्पीड प्रोवाइडेड to an object on the earth's surface such that it crosses the earth gravitational field। अब एक बार क्रॉस कर गया तो वापस लौटेगा, बाकी दूसरा प्लैनेट उसे खींच लेगा। फाइबर कंटेंट लाइफ में बढ़ाइए है। ठीक, फाइबरस फूड जम के खाइए। थैंक यू सर। इट्स कॉल्ड, कल से 1 किलो एप्पल हर दिन बैग में होना चाहिए। ठीक ठीक।
आप नहीं खाओगे तो मैं खा जाऊंगा। सही बात है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हम लिख दें और फाइनल एनर्जी 0 कर दें। टोटल एनर्जी यहाँ क्या होगा, माइनस मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस आर ई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी टोटल 0। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई। 1 एम विल बी कैंसिल आउट, तो वी स्केप की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 GME अपॉन आर ई। तो वी स्केप की वैल्यू हो गई यहाँ से 2GRE स्मॉल जी के टर्म में, एच स्मॉल जी इज इक्वल टू GME अपॉन आर ई स्क्वायर। फिनिश। लास्ट में आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है कि वो अर्थ को एक ही अर्थ पर किसी प्लेस को लोकेट करता है, और उसका टाइम पीरियड जो है करीब 35,000 किलोमीटर के ऊपर, या 37, कुछ किताबों में 37,000 किलोमीटर पर एबव द अर्थ सरफेस उसको किसी ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। तो चलो भाई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थोड़ा सा रहता है, वो लिख दूंगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is at 36,000 kilometer above अप्रॉक्स लिख देते हैं, क्योंकि इसी के आसपास वैल्यू होती है जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। above the surface of the earth ठीक है। इट्स a geostationary satellite revolve around the earth its time period of revolution is 24 hours। अब पोलर सैटेलाइट जो है नॉर्थ साउथ पोल के अक्रॉस रोटेट करता है, वो आप एक छोटा सा रह गया, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या देख लीजिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी शुड स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स एंड आफ्टर दैट आई विल मूव इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट। सर एस्केप वेलोसिटी में अगर हम ऑब्जेक्ट को मतलब उतनी वेलोसिटी दे अपोजिट डायरेक्शन में, तो वापस मतलब वो आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता अपोजिट डायरेक्शन में, वो एनर्जी का खेल वहां पर है, समझी। ठीक है, एनर्जी देने पे पॉसिबल है? हाँ। सर जैसे क्वेश्चन करते थे सर, हाँ तो उस क्वेश्चन में सर मतलब मून और अर्थ के बीच में कोई एक ये रॉकेट वगैरह है सर, तो सर वो उस पे सर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाए, ऐसे केस ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं सर? अरे भाई वो नल पॉइंट निकालते हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो दोनों को null इक्वेट point। कर देंगे ना फोर्स में, और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को 0 कर देते हैं, समझे। यस सर। हाँ, तो वो नल पॉइंट होता है। बस किसी एक ऑब्जेक्ट को उसी नल पॉइंट तक इतनी वेलोसिटी देते हैं कि वो पहुंच जाए। इसके बाद जैसे ही वो वहां पर आपका पहुंच जाएगा तो दूसरा प्लेनेट उसको अपने आप ही पुल कर लेगा। फर्दर उसको और ज्यादा वेलोसिटी हमको देनी नहीं है, ठीक और है। सर कुछ कुछ क्वेश्चन में सर रहता है कि मतलब कि उसको मून तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, तो सर वहां पे जब हम निकालते हैं सर तो ज्यादा आता है। नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, केवल नल पॉइंट तक भेजना रहता है बस।
यानी जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो रहा है बस वहीं तक भेजना है। इसके बाद तो मून का ग्रेविटेशनल फील्ड चालू हो जाएगा, अपने आप उसको पुल कर लेगा। सर लेकिन जो आपने केस अज्यूम किया उसके के हिसाब से मतलब कि जहाँ जैसे ही अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड खत्म होगा वैसे ही मून का स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है कि अर्थ और मून के ग्रेविटेशन फील्ड के बीच में कुछ डिस्टेंस हो। कुछ नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। तुम्हारे मन गढ़ंत बातों से तो कुछ नहीं होगा। चलो अब मैं end कर रहा हूं। IIT देने बैठे हैं, एस्ट्रोनॉट देने थोड़ा ना बैठे हैं।